जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। इसमें वीडियो में हम लोग देखेंगे सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो इसमें हम एक एक करके सारे स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ था? तो ये जो था वो रावी नदी के तट पर था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर था। तो आपको आंसर करना है रावी नदी के तट पर। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के शाहीबाल ज़िले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीबाल ज़िला है, वहाँ पर है ये हड़प्पा स्थल। तो ये भी ध्यान रखना कि ये भारत में नहीं है इस टाइम पे, अब पाकिस्तान में है। तो कभी कभी ऑप्शन इस तरह से दे देता है एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में, जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम में, कि इनमें से कौन सा स्थल अब भारत में नहीं है। तो आपको हड़प्पा याद रखना है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीबाल ज़िला है, वहाँ पर हड़प्पा है। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो 1921 में भारत के पुरातत्व विधि के निदेशक जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। इसके बाद और कौन कौन लोग आए? तो माधवराम स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। तो इस तरह से टोटल मिला के 3 लोगों ने हड़प्पा स्थल पर खुदाई की है। तो उनको मैंने डेट वाइज दे रखा है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले किसने की, तो आपको लगाना है दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर और यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर पूरा नाम पूछ दिया जाए, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है, हड़प्पा शहर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसी कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो ठीक है, कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं सैंदव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, बात एक ही है। तो हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो तांबे की इक्का गाड़ी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तांबे की इक्का गाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुई। उर्वरता की देवी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कांस दर्पण, कांसे का मतलब दर्पण, कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से। मछुआरे का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से। गरुड़ की मूर्ति, ये कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और शिव की मूर्ति, तो ये जो है, ये सब चीज़ें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तांबे का इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति, ये सब जो है यहाँ पर मिली हैं हड़प्पा के स्थल पर। ये ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर मिली हैं? हड़प्पा के स्थल पर। ठीक है, नीचे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिंधु घाटी स्थल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो इसको भी देख लो। मोहनजोदड़ो, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। वो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं उनको पॉइंट वाइज। तो जैसे कि मोहनजोदड़ो, आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो जो है, ये सिंधु नदी के तट पर था। कहाँ पर था? सिंधु नदी के तट पर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो स्थान है, मतलब कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन में होगा वहाँ पे, तो आपको मोहनजोदड़ो टिक करना है। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लेकिन अगर ज़्यादा अंदर तक क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान के किस जिले में है, तो आपको लरकाना जिले याद रखना है, लरकाना जिले और सिंध प्रांत में। इसके उत्खननकर्ता कौन थे जिन्होंने इसकी खोज की, एक तरीके से खुदाई की? तो रखल दास बनर्जी 1922। उसके बाद मैके आए हैं 1923, 1927 और व्हीलर 1930। तो ये 3 लोग थे। तो अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो रखल दास बनर्जी 1922 आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, मैके ने कब की? तो 1927। और व्हीलर ने कब की? 1930। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, आपसे क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ सकता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो सिंधी भाषा में अर्थ है, वो है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। यहाँ दुनिया का प्रथम स्नानाघर मिला है, मतलब यहाँ पर क्या मिला है? दुनिया का प्रथम स्नानाघर भी मिला है, जिसका नाम है बृहत स्नानाघर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट बाथ। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तांबे के व कांसे के बर्तन मिले हैं, मोहरें मिली हैं, बाग चाक पर बने विशाल मृदभांड मिले हैं, और चौपड़ की गोटियाँ मिली हैं, दिए मिले हैं, माप तौल के पत्थर मिले हैं, मतलब माप तौल के लिए पत्थर जो यूज किए जाते थे। तांबे का आईना मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, 2 पाटन वाली चक्की मिली है। जो 2 पाटों वाली चक्की होती है ना, जो अभी भी गाँव में है, जिनके घर में होंगे पुरानी चक्की, तो वो 2 पाटन वाली चक्की कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी के कंगन मिले हैं यहाँ पर, रंग बिरंगे पत्थरों के मनके वाले हार मिले हैं, और पत्थर के औजार मिले हैं। तो इतनी चीज़ें जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, और जब नोट्स आपके एक बार बन जाएंगे ना, तो आपको क्या होगा कि रिवीजन करने में बहुत आराम रहेगा।
इसके बाद देखते हैं चन्हू दाड़ो। ये सब आप देख रहे हैं क्लास विद गुरुजी में। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। उन्हीं के पास शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो, ठीक है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हों। चन्हू दाड़ो में क्या है कि यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता के नदी तट पर, किस मतलब नदी तट के तट पर था, तो सिंधु नदी के तट पर। अभी आपने मोहनजोदड़ो देखा, वो किस नदी के तट पर था, वो भी सिंधु नदी के तट पर था। तो ये स्थान क्या था इसका, तो इसका स्थान था पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नवाबशाह जिला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो चन्हू दाड़ो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 3 स्थल आपको याद रखने हैं पाकिस्तान से। ये तीनों पाकिस्तान में थे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो मैके थे 1925 में, और एनजी मजूमदार 1931। ये ध्यान रखना, मजूमदार करके ही ज़्यादा पूछता है। तो चन्हू दाड़ो की खोज किसने की, मजूमदार और मैके ने 1925 में। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे जो है चन्हू दाड़ो के बारे में कुछ दिया है कि चन्हू दाड़ो को इंद्रगोप मनकों के निर्माण स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रगोप मनकों के निर्माण के स्थल के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा चन्हू दाड़ो को। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चन्हू दाड़ो से ही यहाँ से मतलब क्या मिला है, चन्हू दाड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, मतलब एक ईंट मिली है, उस पर क्या मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान मिले हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ से मिले हैं, तो चन्हू दाड़ो से। चन्हू दाड़ो के बारे में हमने पढ़ ही लिया कि पाकिस्तान का नवाबशाह जिला है, सिंधु नदी के तट पर है। कहीं कहीं एक जो किताब है उसमें नानी जो मजूमदार है, इनका पूरा नाम पूछ दिया जाता है। इनका नाम पूरा था नानी गोपाल मजूमदार, और कभी कभी डेट जो है कहीं कहीं किताबों में 1930 दे रखी है। और ये अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके, इनका पूरा नाम पूछ देता है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, सॉरी इतिहासकार थे, तो ये हमारे अमेरिका के इतिहासकार के। इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके। 1935 से 36 के बीच में इन्होंने जो है इस चन्हू दाड़ो की खोज की थी, यानी उत्खनन किया था, खुदाई का काम इन्होंने किया था। ये आप देख रहे हैं वीडियो क्लास विद गुरुजी में। इसके बाद जो हमारा स्थल है वो है कालीबंगा। इसके बाद जो हमारे स्थल का नाम क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम लोग देखते हैं कालीबंगा में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि कालीबंगा किस नदी के किनारे था, तो घग्गर नदी के किनारे। अच्छा, ये स्थल जो कहाँ पे था, तो ये भारत में था। भारत में कहाँ पे, तो राजस्थान में। राजस्थान के जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी। कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, मतलब खुदाई का काम किसने किया था, तो अमलानंद घोष, जो कि कब की थी इन्होंने, 1951 में। उसके बाद BK थापर और विवेक बीबी लाल, जो कि 1961। तो BK थापर और बीबी लाल ने 1961 में, और अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली प्लस बंगा, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। मतलब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये हम पीछे वाले वीडियो में भी एक बार बता चुके हैं, लेकिन चलो यहाँ एक व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ रहे हैं। कालीबंगा की पश्चिमी ढेरी जिसे दुर्ग कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना कि जो कालीबंगा में पश्चिमी ढेरी थी उसे क्या कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर क्रम सेट करने के लिए कह दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो आपको बताना है मोहनजोदड़ो, और उससे छोटा तो हड़प्पा, और उससे छोटा कालीबंगा। तो कुल मिला के कालीबंगा, या कहीं कहीं का पर आप कालीबंगन भी लिखा रहेगा, बात एक ही है। तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दूसरा नंबर, और कालीबंगा तीसरे नंबर पे। तो कालीबंगा जो है सिंधु घाटी का तीसरा सबसे बड़ा स्थल था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, इससे क्या क्या प्राप्त हुआ यहाँ से। तो यहाँ से बहुत चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उस पर ध्यान रखनी है। तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार व मूर्तियाँ, मतलब तांबे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं और मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी पर बनी मोहरें मिली हैं। तौलने के बाट, जो कि किसके थे, पत्थर के बने थे, इनका ये सब मिले हैं यहाँ पर। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कांच और सीप और शंख और घोंगा के निर्मित आभूषण। तो आभूषण किससे किससे मिले हैं, तो कांच से निर्मित, सीप से निर्मित, शंख से निर्मित और घोंगा से निर्मित आभूषण मिले हैं। ये सब कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कपास की खेती के अवशेष भी यहीं से मिले हैं। लकड़ी, धातु व मिट्टी के खिलौने, अग्निवेदियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अग्निवेदियाँ कहाँ से मिली थी, तो कालीबंगा से मिली हैं। बैल तथा 12 सिंगे की हड्डियाँ, ये सब कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से ही मिली हैं। उसके बाद है आपका कोटदीजी, ये कहाँ था, तो सिंधु घाटी में जो सभ्यता थी उसमें सिंधु नदी के तट पर ये स्थित था कोटदीजी, सिंधु नदी के तट पर। और स्थान क्या था, पाकिस्तान का सिंध प्रांत और खैरपुर जिला, ठीक ध्यान रखना। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर,
में। इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये पूछ देता है कि ये कहाँ किस नदी के तट पर था, तो आपको बताना है सिंधु नदी के तट पर। और इसके अलावा जैसे आपसे पूछ दिया जाए स्थान क्या था, तो पाकिस्तान, सिंध प्रांत का खैरपुर। और अगर उत्खननकर्ता पूछ दिया जाए तो फजल अहमद कब, 1953 में। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्थल का नाम है रंगपुर। रंगपुर जो हमारा था वो कहाँ पर था, तो रंगपुर हमारा जो था तो वो नदी का नाम है मादर नदी। रंगपुर कहाँ पे था, तो ये था गुजरात का गठियावाड़ जिला। देखो जो भारत में स्थल पाए गए हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो आपके एग्जाम के लिए उसका राज्य और जिला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम ये भी जिला भी पूछ देते हैं। जैसे गुजरात में कहाँ पर है, तो गठियावाड़ जिला। नदी किस नदी के किनारे पर था, तो रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे था। उत्खननकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव, यानी कि 1953 से 54 में। ठीक, क्या क्या प्राप्त हुआ, कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए, नालियाँ प्राप्त हुई, मृदभांड और बाट प्राप्त हुए। ठीक है, मृदभांड और बाट। और पत्थर की फलक। पत्थर की फलक क्या होती है कि जैसे मान लो पत्थर को उन्होंने नुकीला कर दिया, ठीक है, और उसको जो है हथियार के रूप में ये लोग यूज किया करते थे। धान की भूसी के ढेर, तो ये सब कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में आसानी रहे, और डेली आपको रिवीजन भी करना। याद करने का बस यही तरीका है, बार बार वीडियो देखिए, और बार बार जो चीज़ें जहाँ समझ में ना आए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद नोट्स बना सकते हैं और उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं रोपड़। रोपड़ के बारे में देख लेते हैं कि रोपड़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। रोपड़ किस नदी के तट पर था, तो रोपड़ हमारा था जो सतलज नदी के तट पर। रोपड़ जो स्थान है वो कहाँ पर है, तो पंजाब का रोपड़ जिला। ठीक, इसलिए इसका नाम भी रोपड़ है। उत्खननकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 56। बस इसमें जो 3 पॉइंट याद रखने हैं कि किस नदी, तो सतलज नदी, स्थान तो पंजाब का रोपड़, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से 56। अब लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, इसके बारे में जो भी पॉइंट बनेंगे आपके एग्जाम में वो सब देख लेते हैं इसमें। तो लोथल जो है सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि लोथल किस नदी के तट पर था, तो घोघा नदी के तट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ। जब ऐसे मान चलिए IAS PCS के एग्जाम में भी ये रिपीट हो चुका है, और जो स्टेट PCS के एग्जाम है या जो क्लर्क के एग्जाम है वहाँ पर भी ये कई बार पूछा गया है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, तो घोघा नदी के तट पर। उसके बाद ये बहुत पूछा गया कि लोथल जो है स्थल कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में ही है, भारत में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। इसके उत्खनन करता कौन थे, मतलब जो खोज करता, सॉरी, इसको जिसने खुदाई की वो कौन थे, तो रंगनाथ राव, 1954। रंगनाथ राव, 1954। तो लोथल क्या था, लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये ध्यान रखना। लोथल जो है, लोथल के बारे में जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए, बिल्कुल रट लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा पढ़ने की फालतू की जरूरत नहीं है। लोथल किस नदी के तट पर था, भोगवा नदी के तट पर। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले। लोथल की उत्खननकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव, 1954। कब, तो 1954। एक प्रमुख बंदरगाह है लोथल। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो पक्की मिट्टी की नाव मिली है। ये आपको ध्यान रखना कि पक्की मिट्टी की नाव कहाँ से मिली है, तो ये मिली है लोथल से। युग्म समाधान, मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था, तो ये कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है आपका, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि SR राव ने लोथल को लघु शब्द हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें निम्नलिखित में से किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है, तो लोथल। अच्छा, क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस पुरातत्व विधि या इतिहासकार ने कहा है, तो आंसर होगा SR राव। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको हर तरीके से तैयार रहना है, बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मेरा प्रयास यही है कि मैं सारी सीरीज आपको कंप्लीट कराऊं। इसके बाद जो वीडियो होगी वो आपकी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब मैं उस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं, तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। और फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, क्योंकि अब हमने जो UPSSC PET के थ्रू जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और अदर एग्जाम वाले भी इस वीडियो को सीरीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, अशोक है, मौर्य काल, ये सब जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फिर जो हमारे टॉपिक शेष रह जाएंगे एशियन हिस्ट्री में, वो मैं बाद में कवर करवा दूंगा, क्योंकि हमारा एग्जाम 14 और 15 अक्टूबर को लगा है, तो उसी को देखते हुए मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ। तो आप UPSSC पैट में कुछ ना कुछ यहाँ से जो अगर पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ वीडियो में आपको फ़ायदा मिलेगी, वीडियो से आपको फ़ायदा मिलेगी, तो ये आप ध्यान रखना। धौलावीरा जो स्थान था वो कहाँ था, तो गुजरात का कच्छ जिला था। धौलावीरा कहाँ पे था, कच्छ। किस नदी के तट पर था, ये बहुत VIP क्वेश्चन मान के चलिए आप, इंपॉर्टेंट। तो धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पर था। ठीक है,
और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो जेपी जोशी 1967-68 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 91। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। धौलावीरा कहाँ पर है? तो धौलावीरा आपका है गुजरात के कच्छ जिले में। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन है? तो जेपी जोशी, ठीक है, 1967-68, रविंद्र सिंह बिष्ट 1990-91। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पाकालीन स्थल। इसके बाद आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पुरातत्व स्थल है, जो हमारा स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हमारा कहाँ पे था? तो आलमगीरपुर जो हमारा था वो था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और ये सबसे पूर्वी स्थल भी है। ये अभी आपको ध्यान रखना, मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के जरूर देखें, चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी क्रम वाइज। और ये किस नदी के तट पर था? तो हिंडन नदी के तट पे था। इसकी खोज किसने की या जिस खुदाई किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब? 1958 में। बस आलमगीरपुर से यही 3 पॉइंट याद रखने हैं। नदी तो हिंडन नदी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और सबसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा 1958। फिर है सुत कोंगेडोर। सुत कोंगेडोर। एक है सुत कोटडा करके, उसके आप कंफ्यूज नहीं होना है। सुत कोटडा करके ये स्थल, ये आपका गुजरात में है, ये ध्यान रखना है आपको। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और सुत कोंगेडोर ये आपका जो है पाकिस्तान के मकरान में है। पाकिस्तान के कहाँ पे है? मकरान में है। और किस नदी के तट पर है? तो दास नदी के तट पे है। और इसकी खोज किसने की? तो ओरेल स्टाइलन ने की 1927 में। सुत कोंगेडोर है, ये जो हमारा बलूचिस्तान वाला एरिया है पाकिस्तान में, वहाँ पर है, और सबसे पश्चिमी स्थल है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक। उसके बाद हमारा जो है बनवाली है। बनवाली स्थल ये किस नदी पर है? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो रंगोई नदी पर है, ठीक, बनवाली। और ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ पे? हिसार जिले में, ठीक। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये उत्खननकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने कब इसकी खुदाई की? तो 1974 में। आप इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, और बार बार अगर रिवाइज करेंगे आप तो ये आपको लंबे समय तक नोट्स भी आपके बन जाएंगे, और जैसे एग्जाम से पहले रिवीजन करना होगा तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। तो इसलिए नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं, इससे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो बनवाली कहाँ पर है? सबसे पहले क्वेश्चन, तो हरियाणा के हिसार जिले में। किस नदी के तट पे है? तो रंगोई नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में, ठीक। उसके बाद है सोतगाह कहाँ पर था? तो ये था शादी कौर नदी के तट पर। कहाँ पर? दक्षिणी बलूचिस्तान में, ठीक। और इसकी खोज की थी जॉर्ज डेल्स ने 1962 में, ये ध्यान रखना है। चलो कुछ देख लेते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्थल किस राज्य में है या किस मतलब देश में है। जैसे पाकिस्तान के 2 स्थल आपको याद रखना है, एक तो है सोतुगई और एक मुंडीकाक। सोतुगई, मुंडीकाक, ये ध्यान रखना। 2 स्थल जो है अफगानिस्तान में है। मैंने पाकिस्तान बोल दिया, सॉरी, अफगानिस्तान। तो ये सोतुगई और मुंडीकाक, ये 2 स्थल कहाँ पे हैं? अफगानिस्तान में। उसके बाद पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं? तो पंजाब में है संगोल और रोपड़, ये ध्यान रखना, संगोल और रोपड़। इसके बाद हरियाणा में कितने स्थल हैं? तो हरियाणा में है देखो, बनवाली है, राखीगढ़ी है और भगवानपुर। बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये 3 स्थल जो है हरियाणा में है। इसके बाद जो है वो राजस्थान के देख लेते हैं। राजस्थान में 2 स्थल हैं, कालीबंगा और बालाथल। कालीबंगा, बालाथली। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं? संगोली, या इसको कभी कभी संगोनी भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है बड़गांव और आलमगीरपुर। संगोली या संगोनी, बड़गांव और आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में काफ़ी स्थल हैं, तो गुजरात में कौन कौन से हैं? एक तो लोथल है गुजरात में, और उसके बाद है धौलावीरा है, सुतकोरदा है, ठीक है, और रंगपुर है, और भगत राव है, और रोजदी, ठीक। अब धौलावीरा से आपको एक पॉइंट याद रखना है जो अभी छूट गया है हमारा। 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में। और सिंधु घाटी के सभ्यता ज़्यादातर जो भी स्थल मिले हैं वो 2 भागों में विभाजित था, ठीक है, मतलब ऊपरी नगर और निचली नगर में। लेकिन जो हमारा धौलावीरा है वो 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा से और भी कई चीज़ें मिली हैं, जैसे कि लकड़ी की नालियाँ, इसके प्रमाण भी धौलावीरा से मिले हैं। मतलब सब जगह से पक्की नालियाँ थीं, ठीक है, सड़कें समकोण के पर काटती थीं, और सड़कें बहुत चौड़ी हुआ करती थीं, ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लो ये कोई मेन सड़क है और इसके बीच में इस तरह से सड़कें जो है समकोण पर काटती थीं, और इसी के बीच में जो है मकान बनाए जाते थे। यही मैंने आपसे पूछा था पिछले वीडियो में कि ग्रिड पद्धति क्या थी। तो यही ग्रिड पद्धति थी कि सड़क के दोनों तरफ मकान होते थे, और फिर यहाँ पे मेन सड़क होती थी, और यहाँ पे जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। तो ये थे आपके कुछ प्रमुख स्थल। तो इससे अगर जैसे कोई चीज़ छूट भी रही होगी तो अभी हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
तो जहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर आपको जो भी एसएससी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन हैं, ठीक, और यहाँ पे मैंने जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है या स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, झारखंड पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस के प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब क्वेश्चन मैंने जो है आगे कवर किए हैं। तो उसके नोट्स भी बन के तैयार हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये देखिए आपके जो क्वेश्चन है बन के तैयार हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने जो है यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो इसलिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्लास विथ गुरुजी, चैनल का नाम है क्लास विथ गुरुजी, फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। कई किताबों से मैं आपको यहाँ पर निचोड़ बिल्कुल जो है 4-5 किताबों का निचोड़ ये आपको करवा रहा हूँ। तो इसलिए उम्मीद यही है कि क्वेश्चन छूटना ना पाए, यही उम्मीद मेरी भी है। तो इस बार का अपना जो टारगेट है कि यूपी ट्रिपल एससी में 80+ का, क्योंकि पिछली बार मेरे जो नंबर थे वो 75 थे, तो इस बार जो है 80+ का टारगेट है अपना भी। तो आप जो है अगर जुड़े रहेंगे और कुछ चीज़ें अपने इससे भी करने की कोशिश करें, जैसे कि हिंदी आप पढ़ते रहें, मैथ भी पढ़ते रहें, ठीक है, धीरे धीरे, और चीज़ें हैं जैसे ग्राफ वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, और डेली एक टेस्ट भी लगाते रहें। तो इस तरह से आप जो है पढ़ते रहें और बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें, ठीक है। इस तरह तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो पाएंगी, आप एग्जाम में करके आ पाएंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो थ्योरी करने का कोई मतलब नहीं। तो सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो वो जरूर देखने हैं। तो कुल मिला के सिंधु घाटी सप्ताह के हमारे 3 वीडियो होते हैं, पहला और दूसरा ये है, तो तीसरा आने वाला है। इन तीनों वीडियो को जो बच्चा चाट के जाएगा बिल्कुल एकदम खत्म करके, तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम में या अदर किसी भी एग्जाम में, ठीक है। हम लोग बिल्कुल पीसीएस वाला लेवल कवर कर रहे हैं, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। हाँ, पीसीएस में थोड़ी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है, तो वो अलग बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई राय या सुझाव हो, ठीक है, वीडियो में क्या होना चाहिए, क्या परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।